हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, बट 24th ऑफ जैन को मेरा जेई मीन्स का फर्स्ट अटैम्प्ट था। एंड सम ऑफ यू हैव बिन आस्किंग कि मेरा पेपर कैसे गया। सो यस, हियर्स द वीडियो। बट यस, उसके पहले ना आई थिंक कि एग्ज़ाम सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं, वहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, या आपका अटायर कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में भी ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था। सो लेट्स फटाफट टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, कौन से सेफर साइड कैरी करने होते हैं, एवरीथिंग। सबसे पहली चीज़ आती है आपका एडमिट कार्ड। तो आप है ना एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और जो आपके एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज होता है ना, जहाँ पर आपका फ़ोटो है एंड देन उसके नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, उसका कलर प्रिंट ले लेना। और बाकी के जो 3 पेजेस है वो ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएंगे। एंड इन 3-4 पेजेस के ज़ेरॉक्स भी लेकर जाना। देन उसके बाद में आता है आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ। तो उसके लिए आधार कार्ड या तो फिर कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, आपका पासपोर्ट होगा तो वो। तो जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ्स है, बट वो ही वाले आइडेंटिटी प्रूफ्स कैरी करना जिसमें आपका फ़ोटो हो। तो आपके पास एक है, ठीक है, बट अगर आपके पास उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, सब कैरी कर लेना। एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर तक तो लेकर ही जाना। कोई भी अगर इशू आया तो आपके पास एक अगर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं चल रहा होगा तो दूसरा होगा आपके पास। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी हैं ना आपके पास, आपको पता है, इनफैक्ट मैं तो मेरा मार्कशीट 10th का 12th का मैं सब लेकर गई थी, जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। एटलीस्ट सेंटर तक तो मैं लेकर ही गई थी सब कुछ। तो आपके पास भी जितने हैं ना, एटलीस्ट उनको एक फाइल में एडमिट कार्ड के साथ अपने रख लेना, सेफ साइड के लिए। देन उसके बाद आती है बात अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की। तो आपने जो फॉर्म फिल करते वक्त जो फ़ोटो यूज़ किया था ना, मैंने तो सेम फ़ोटो ही सब जगह यूज़ किया है। और अगर आपके पास नहीं भी है ना वो फ़ोटो, तो क्या कर लेना ना, उस फ़ोटो की कॉपीज़ बना लेना। 5 मिनट में ही बन जाती है, किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप बना सकते हो फटाक से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा फ़ोटो अलाउ है या नहीं मुझे पता नहीं। तो बेटर होगा कि अगर आप वही वाला फ़ोटो आपके साथ कैरी करते हो, और 3 फ़ोटोज़ कैरी करना। 2 तो कंपल्सरीली लगते ही है, और तीसरा सेफ़र साइड के लिए कैरी कर लेना। और उसके बाद में वाटर बॉटल, तो येस, वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट ही कैरी करना। बिकॉज़ मेरे साथ जो एक फ्रेंड थी ना मेरी, उसने ग्लास बॉटल आई थी, काँच की बॉटल, तो उसे अलाउ नहीं किया था। तो माइंडेड कि काँच की बॉटल मत लेकर जाना, प्लास्टिक की ही लेकर जाना और ट्रांसपेरेंट लेकर जाना। देन उसके बाद में हाँ, अटायर की बात आती है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कैसा अटायर, एकदम सिंपल चाहिए होगा, या किसी-किसी का डाउट था कि जीन्स अलाउ है या नहीं। तो सी गाइज़, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। सो मैंने तो अपना नॉर्मल अटायर ही वेयर किया था, जैसे कि नाइट ड्रेस टाइप ही था ऑलमोस्ट। और बहुत लोगों ने इनफैक्ट वही वेयर किया था। ट्रैक पैंट्स, लूज़ लुक्स, टी-शर्ट्स, बहुत लोगों ने वही पहना था। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जीन्स भी पहनी थी, या किसी ने कुर्तीज़ भी पहनी थी, तो उन्हें भी अलाउ किया था, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पर बेटर यही होगा कि आप नॉर्मली वेयर करके जाना। अगर कोई 0.1% चांस है कि आप नहीं वेयर कर पा रहे हो नॉर्मल किसी भी रीज़न से, तो आप जीन्स पहन सकते हो। हमारे सेंटर पे तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आया उसके रिलेटेड। और हाँ, अब आती है कि आपको एडमिट कार्ड कैसे फ़िल करके लेके जाना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कि आपका जो फ़ोटो है वो आपको पहले ही स्टिक करना है वहाँ पर, और आपका थंब इम्प्रेशन भी देना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना है। बट साइन वहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। सिग्नेचर तभी करना जब आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुँच जाओगे, और जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगी और वो आपको बोलेंगे कि आपको वहाँ सिग्नेचर करनी है, तभी ही करना आप सिग्नेचर। और अब आती है फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन। तो देखो, मैं तो नहीं करके गई थी, मतलब मैं पूरा एडमिट कार्ड ब्लैंक ही लेकर गई थी वहाँ पर। अगर आप भी लेकर जाते हो तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बेटर होगा कि आप ऑलरेडी वो फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन लगा कर जाएँ। अगर आपको नहीं पॉसिबल है तो भी आप ऐसे ही लेकर जा सकते हो। वहाँ पर आपको फ़ोटो स्टिक करने के लिए ग्लू भी मिल जाएगा, और उसके साथ थंब इम्प्रेशन के लिए इंक पैड भी मिल जाएगा। और दैट्स इट। उसके बाद फ़ोटोज़ कैरी करने क्यों बोला? तो सबसे पहला फ़ोटो तो आपको लगेगा आपके एडमिट कार्ड के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर लगाने के लिए। और सेकंड फ़ोटो तब लगेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाओगे, और उसके बाद में इन्विजिलेटर्स आपके पास आएँगे अटेंडेंस शीट लेकर। तो अटेंडेंस शीट पे आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगाना होता है, और उसके साथ आपका सिग्नेचर भी करना होता है। सो बस, और क्या था? और आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। यस, होना तो चाहिए, वैसे मेरा नहीं था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये अपडेटेड नहीं है क्या?
तो मैंने बोला कि नहीं है, तब उन्होंने मुझे पूछा कोई और दूसरा फ़ोटो आईडी प्रूफ़ है क्या तुम्हारे पास? तो मैंने तभी मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड यूज़ किया था। सो आप भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि सेफ साइड के लिए बाकी सारे आइडेंटिटी प्रूफ्स भी कैरी कर लेना आपके साथ। तो मैंने बोला वो आप पहन तो सकते हो, बट येस एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने जैकेट पहना था, मतलब जो स्वेटर होता है ना, वो अलाउड नहीं किया उन्होंने मुझे गेट से अंदर जाने के लिए। उन्होंने बोल दिया था कि जैकेट बाहर निकल कर जाना, अलाउड नहीं है। सो जैकेट मत कैरी करना। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हम हमारे मॉम डैड के साथ नहीं जा रहे, या अगर हमको अकेले जाना होगा या कुछ भी, तो अगर हम बैग कैरी कर रहे हैं तो कोई इशू होगा क्या? तो कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप बैग भी कैरी कर रहे हो तो वहाँ पर लॉकर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप आपका सामान रख सकते हो। और अंदर जाने के बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे उन्होंने, बस मेरे हाथ में मेरा ये एडमिट कार्ड था। एडमिट कार्ड का सिर्फ फ्रंट पेज मेरे पास था, और मेरा आधार कार्ड और स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, बस उतना ही उन्होंने मुझे अलाउ किया। उसके साथ फ़ोटो भी, और पेन एंड मेरी वाटर बॉटल, इतना सब आपको सेंटर मतलब आपके एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाने के लिए अलाउ करते हैं। बाकी का सब आपको वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ऐसे लगता तो इतना ही है जितना मैंने अभी आपको बताया, बट अगर कोई इशू आता है तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी काम आ जाते हैं। फिर हम सब लोग अंदर गए, वहाँ पर आपको सारी ये लगाए हुए होते हैं शीट्स, वहाँ पर आपको चेक करना होता है कि आपका रोल नंबर क्या है और आपका फ्लोर कौन सा है, आपका जोन कौन सा है। उस हिसाब से फिर आपको वो अंदर भेजते हैं। और फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हो, वहाँ पर वो इन्विजिलेटर्स आपका वेरिफिकेशन करते हैं, एक फ़ोटो वगैरह निकालते हैं कुछ, एंड देन आपको सीट्स अलॉट कर दी जाती है। और फिर उसके बाद में वो सारे गाइडेंस आपको देते हैं कि कब कंप्यूटर पे क्या क्लिक करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग चीज़ें बता दी है। स्टिल अगर मुझसे कुछ रह गया होगा या आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड दैट इज़ पेपर एनालिसिस, कि मेरे लिए पेपर कैसा था। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं केमिस्ट्री की, विच इज़ माई फेवरेट। नाउ यू विल से कि केमिस्ट्री ईजी आता है इसलिए आप बोल रहे हो कि मेरा फेवरेट है। तो नहीं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है करके। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करें, तो मुझे ना जब मैंने पेपर देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जल्दी हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा इतना हो गया है करके। इसलिए मैंने सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाया था, और इससे ही मैंने सॉल्व किया। तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जितने भी मुझसे हो रहे थे, मैंने ना कुछ रटा नहीं था, तो मैं पीरियोडिक टेबल बोल लो, कुछ एलिमेंट्स लिख रही थी, उनके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह बनाकर, क्योंकि एक होप्स होते हैं यार कि आपको कुछ आ नहीं रहा तो एटलीस्ट आप वहाँ पर बैठकर भी कंक्लूड कर सकते हो आंसर्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए मैंने वो सॉल्व कर लिया था। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा था जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए मुझसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतने तो नहीं हुए। मुझे ना 2-2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर भी कुछ ना कुछ करके मैंने कंक्लूड कर लिया था उसे। बट जहाँ पर ज़्यादा ही कन्फ्यूजन था, उन्हें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया फिर। ऑर्गेनिक तो इतना किया नहीं, वैसे इतना था भी नहीं उसमें ऑर्गेनिक। हाँ, फिज़िक्स भाई मॉडरेट था, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट। हाँ, मॉडरेट था फिज़िक्स, ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। और भाई हर अल्टरनेट क्वेश्चन वो रे ऑप्टिक्स का था, मतलब वो लेंस मिरर वगैरह। सबसे वर्स्ट चीज़ यही हो गई कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था, और जब मैंने उसके देखे 3-4 क्वेश्चंस उसी चैप्टर के, तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा था। बट स्टिल फिर मैंने उन सबको साइड में रख के एटलीस्ट जितने मैंने किए हैं ना चैप्टर्स, उन सब के आंसर्स ढूँढने पर मैं चली गई, और जितने मुझे मिले उसमें से या जो मैं कर पाई, वो मैंने फ़िज़िक्स का भी उतना ही सॉल्व किया। फ़िज़िक्स वाज़ मॉडरेट, ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते फ़िज़िक्स को। एंड उसके बाद मैथ्स। नाउ इट माइट साउंड वियर्ड टू यू ऑल, बट सब लोग बोल रहे हैं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे ऐसा लगा कि इतना नहीं बोलना चाहिए कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैथ्स वाज़ सॉल्वेबल, कर सकते थे सॉल्व। मतलब मुझे ऐसे देखकर लगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पर देख रही थी ना, वो मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो अगर जब आप ऑलरेडी देख कर जाते हो क्वेश्चंस और वही सेम क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो आपको एक रिलीफ़ मिलता है कि हाँ, ये मैंने देखे हुए हैं। बट येस, यही चीज़ हो गई कि मैंने सिर्फ़ देखे हुए थे, मैंने उनको सॉल्व नहीं किया था। दैट्स वेयर आई फेस्ड अ प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको भी पता है कि मैंने प्रैक्टिस में मैं बहुत लैग कर रही थी। इसलिए ही मुझे प्रॉब्लम आया कि
मैथ्स और फिज़िकल केमिस्ट्री का ना क्या हो रहा था, मुझे पता था कि कंसेप्ट्स क्या अप्लाई करना है। मैं लिटरली मतलब इतना टूट कर सॉल्व कर रही थी ना उसको, मैं ऑलमोस्ट हेड डाउन करके उसमें पूरी घुसी हुई थी, मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा, हाँ, ईज़ी था बट लेंदी भी बहुत ज़्यादा था, एंड दैट देयर्स अ डिफरेंस। मैं ये नहीं बोल सकती कि पेपर ईज़ी था, इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट आंसर्स आ रहे। नो, नॉट एट ऑल, आपको बहुत सॉल्व करना पड़ रहा था वहाँ पर। तो मैं भी बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रही थी, फाइनल आंसर ही नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन के साथ ऐसा आ गया, सेकंड क्वेश्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ, नहीं हो रहा है करके सॉल्व, और एक पॉइंट पे मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी। सो मैथ्स इट इतना ही था पेपर में। इतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं था पेपर वाइज़, मतलब नाउ यू विल से कि पेपर ईज़ी तो बोल रही है, फिर अच्छा एक्सपीरियंस क्यों नहीं था? तो ईज़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जस्ट मैंने वहाँ पर जो क्वेश्चंस देखे या पेपर जैसा था, उस हिसाब से मुझे बस इतना बोलना है कि कर सकते हैं। इम्पॉसिबल जैसी कुछ चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। येस, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं या जो भी है, मुझे सब कुछ पता है, बट येस, इतना पता चल रहा है कि कर सकते हैं करके। हम्म, तो अब मैंने तो आपके साथ सब कुछ शेयर कर लिया। मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखी थी, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा प्रिपरेशन कैसा हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बट एटलीस्ट जितनी रखी थी ना, उतना भी आई डोंट थिंक कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया, अब आप भी मेरे साथ कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपका अटेम्प्ट कैसा रहा। फील फ्री टू कमेंट। और हाँ, जिनका 28 और 29 को है, अगर आप कुछ सीख सकते हो इन सारी चीज़ों से जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो इट्स बेटर। आपके पास 3 दिन है, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप कुछ न्यू मत स्टार्ट करना। आपने ऑलरेडी जो किया है ना, उससे अगर आप रिवाइज़ करोगे ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि है ना, वहाँ पर जाकर मेमोराइज़ करने में बहुत इशू होता है, मतलब प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर होता है। तो जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर भी रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो वाली चीज़ें भी आपको वहाँ पर जाकर याद नहीं आती है। तो अपने जो भी टॉपिक्स किए ना, उनको ही बस स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना। अभी 3 ही दिन है, तो कुछ न्यू असाइनमेंट्स मत लेना, उतना ही करना बस। और बस ना, अब एग्ज़ाम्स हो गई है, सो हम सब भी अपने नॉर्मल लाइफ पर आ गए हैं रिटर्न। ये भी ध्यान रखना कि और भी एंट्रेंसेस है, जैसे कि मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो गया, एडवांस हो गया, देन उसके बाद में, हाँ, मैं सीटी भी देने वाली हूँ। सो मुझे वो सारी चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करना है, एंड देन कंटेंट क्रिएशन तो है ही। तो मैं अपनी सारी चीज़ें कैसे शेड्यूल करने वाली हूँ, कैसे मैनेज करने वाली हूँ, मेरा डेली लाइफ रूटीन क्या रहेगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। मैं अपने नॉर्मल लाइफ के बारे में इंस्टा पर भी डालती ही रहती हूँ, और यूट्यूब पर भी आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँगी। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी है ना 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने आपके 10th और 12th के टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया था, कितने परसेंटेज के साथ आपने टॉप किया था, और आपने लर्निंग सब्जेक्ट्स कैसे किए, थ्योरी कैसे कंप्लीट की थी। तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताऊँगी टाइम पर मुझे क्या लगा कि उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट था। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता सकती हूँ, बस आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको एजुकेशन रिलेटेड, स्टडीज़ के रिलेटेड क्या क्या बातें जाननी है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज यहाँ पर है ना, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा करेक्ट ही होती हूँ, मैं कभी गलत भी होती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि येस, मैंने ये सारी मिस्टेक्स किए, तो आप ये सारी मिस्टेक्स मत करना करके। तो लाइक, यहाँ पर कोई बनाया हुआ कंटेंट नहीं है, जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो यस, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी कर देना, कमेंट्स में मेरे साथ टच में रहना। ओके, बाय।